बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज के दिन का अहाता किया जाए तो आज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फायस ईसा जो हैं वो अपने ओहदे से सबकदोश हो चुके हैं। आज उनकी रिटायरमेंट का दिन था। फुल रेफरेंस के अंदर उन्होंने शिरकत की जिसमें उनकी अहलिया मौजूद थी, ख़ानदान के दीगर अफराद मौजूद थे। उस फुल रेफरेंस के अंदर 16 जजेस दीगर मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस रेफरेंस के अंदर शिरकत नहीं की और वह इस वक्त उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। उस रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फायस ईसा साहब ने अपने माजी के हवाले दिए और उन्होंने ये बताया कि मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान किस तरीके से बना, बलूचिस्तान के अंदर मेरे फैसले क्या रहे सभी को मालूम है। उन फैसलों की रोशनी के अंदर वहाँ पर जो इकदामात उठाए गए, इस्लाहात लाई गई, उनमें मेरी अहलिया का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन मेरी अहलिया ने अपने नाम को उजागर करने से मना किया हुआ था। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने जो कागज़ आते हैं हम उसको देख के फैसला करते हैं। हो सकता है हमारे बहुत से फैसले गलत हों, हो सकता है कि एक कागज़ किसी के लिए फ़ायदेमंद हो और किसी के लिए नुकसानदेह, कोई मुखालिफ हो सकता है, लेकिन हत्तुल इम्कान ये कोशिश की कि इंसाफ का बोलबाला हो सके। जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनके तमाम जो काम हैं उसके हवाले से उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि आज उनके जाने पर वो रंजीदा भी हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से जस्टिस काजी फायस ईसा साहब ने कहा कि माजी करीब में जो बेंचेस तश्कील पाते थे उसके हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी को लेके बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते थे। बहुत सारे लोगों की राय थी कि ये इधर का फैसला देंगे, ये इधर का देंगे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में कोई वसूख से बात नहीं कर सकता था कि ये क्या फैसला देंगे और उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसके अलावा अगर आज देखा जाए तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो हमशीरा हैं उज़्मा खान और अलीमा खान साहिबा, आज वो भी ज़मानत के ऊपर रिहा हुई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग जो हैं, कारकुनान उनके जो हैं, उनकी ज़मानत के ऊपर रिहाइयाँ मुमकिन हुई, लेकिन उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल के अटक जेल में मुंतकिल किया जा रहा था। संगजानी के करीब वाक़या पेश आया। पुलिस क्लेम करती है कि 3 कैदी वैन्स के ऊपर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया और उन कैदियों को छुड़वाने की कोशिश की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी हैं वो इस बारे में राय मुख्तलिफ रखते हैं। उनकी राय जो है उसके मुताबिक पुलिस का ही ये सारा किया धरा है। हमारे जो कारकुनान थे वो रिहा हो चुके थे, लेकिन ये दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डालने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया। उनका मौक़िफ़, पुलिस का मौक़िफ़ और आज का दिन, इस पूरे का अहाता करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, फुल कोर्ट रेफरेंस जिसमें काजी फायस ईसा साहब ने अपनी बातें की, फिर याहिया अफरीदी साहब की बातें की, कैसा ट्रेंड देखा आज आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है यासिर के आज एक दौर का इख्तिताम हुआ और एक दौर का आगाज हो गया। काजी साहब ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उनकी फेवर में कौन था, उनकी फेवर में कौन नहीं था, काजी साहब के हवाले से किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों में बहुत बहुत पीछे चीजें चली जाएंगी। आप सब देखने वाली बात यह होगी कि आज के दिन के रेफरेंस से क्या वो फैसले, वाकई वो फैसले जो बोलते नहीं फैसले आते हैं, जिसके मतलब वक्त से पहले किसी को इल्म नहीं होता, चाहे कोई वज़रा हो, चाहे कोई सियासी जमात हो, जब पहले आके ऐलान कर दे कि कल ये होना है। अब मेरा ख्याल है कि अब अदालतों से ऐसे फैसले नहीं आएंगे, ऐसी गुफ्तगू शनीद नहीं होगी और ऐसा करने वालों को, ऐसा कहने वालों को शायद शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ का बोलबाला होगा। और अब अदलिया पर तनकीद का पहलू, मैंने एक चीज बड़ी अच्छी देखी है, किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि हमारे नए चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनकी जात पर तनकीद नहीं की। मैंने जिस तरह कल भी कहा था, तरीके कार पर तनकीद की है, वो उनका राइट है, उस पर उन्हें बात करनी भी चाहिए। बाकी जो आपने बाकी कहा कि आज की सूरत हाल क्या रही, मैं ये जो ताज़ा तरीन एक वाक़या जो इस वक्त बड़ा ज़ेर बहस है, बेशक इस वाक़े को 4 से 5 घंटे हो गए हैं कि संजगानी के मकाम पर 3 वैनों पर हमला किया गया। अच्छा, पुलिस जो दावा करती है या सर, ये बड़ी मजेदार चीज है। पुलिस का कहना है कि डंडों से, सोटों से, पत्थरों से और असरे से लेस थी।
अब पुलिस जो दिखा रही है वैन, उसमें वैन के टायर पर फायर लगा हुआ है। अब वैन चल रही हो, उसके टायर फायर लगे, टायर ब्रस्ट हो तो वैन उल्ट जाती है। वो खाली वैन तो है नहीं, उसमें कैदी मौजूद हैं, उसमें मुल्जमान मौजूद हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि यहां हमलावर जो थे वो इतने नकारा थे, या फिर वैन जो थी वो इतनी आला क्वालिटी की बनाई गई थी। और उसके बाद बड़ी सिंपल सी है कि तमाम कैदी गिरफ्तार भी हो गए। हमलावर फिर हमला करने क्यों आए थे? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि हम देखें होंगे गाड़ियां होंगी या सर उनके पास? हमला किया, गाड़ियों में बिठाए बंदे ले गए, उन्होंने कई सारे गिरफ्तार भी हो गए। एक एमपीए के बेटे की गिरफ्तारी का जो है उसमें दावा किया जा रहा है। अब उसमें तहरीक इंसाफ का जो दावा है वो ये है कि इनमें तो अक्सर वो लोग थे जो डिस्चार्ज और जमानतें हो गई थी। अब एक सवाल यह भी उठता है, जिसकी जमानत हो गई या जो मुकदमे में डिस्चार्ज हो गया, फिर उसके लवाकिन या उसके चाहने वाले क्यों हमला करेंगे? वो तो जाएंगे जेल के बाहर, वहां जाकर इंतजार करेंगे, जनाब अंदर ऑर्डर जाता है, ऑर्डर की कॉपी अंदर जाती है, उसके बाद उनकी रिहाई होती है, उन्हें लेंगे, चले जाएंगे। इसके अलावा तो और हो ही नहीं सकता। और ये केस, ये सारा वाकया इतना मशकूक शुदा वाकया है कि मैं हंस रहा था कि मैंने एक जुम्मेदार शख्स से बात की। मैंने कहा जी इसकी लाजमी बात है कुछ सीसीटीवी फुटेज होगी, चला दें ताकि जो लोगों के जहनों में जो चीजें हैं वो दूर हों। तो कहा गया जी वहां पर तो सीसीटीवी कैमरे ही नहीं है। फिर मेरे जहन में एक सवाल उठा कि असल ऐसे वाकयात में सीसीटीवी कैमरे खराब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या वाकयात वहां पे होते हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं होते? ये मुल्जमान की होशियारी है या पुलिस की नाअहली है? ये दोनों में से चीजें हैं। लेकिन ये वाकया मैं इसको किसी और नजर से देखता हूं, या सर ये सारे इनमें से 95% जो मुल्जमान हैं उनका तल्लक केपीके से। और अगर आप ये कहेंगे कि केपीके के लोगों ने ऐसा किया तो इससे एक नफरत की फजा पैदा होगी। मैं समझता हूं कि हमारे वजीर दाखिला साहब, मैं समझता हूं हमारे हुकूमत के जुम्मेदारान साहब जो है वो एक न्यूटन पूरी इंक्वायरी कराएं और उसके नतीजे में सबूतों के साथ देखें कि असल वाकया क्या हुआ है। सही। जो तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है वो सच है या जो पुलिस क्लेम कर रही है वो सच है। लेकिन ये एक ऐसा वाकया है कि इस वाकये को अगर आप कहेंगे कि एक दिन में खत्म हो जाए, इसकी फजा एक दिन में थम जाए, या इस पे लोगों पे एफआईआर दर्ज करने के बाद बात खत्म नहीं होगा। मेरे पास इतला यह है कि फौरी तौर पर केपीके असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। फौरी तौर पर केपीके के अंदर एक अहम तरीन बैठक सज गई है जिसमें यह देखा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और फिर उसका जवाब किस तरीके से दिया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, जो पुलिस कह रही है कि इस पर फायरिंग हुई है, क्या फायरिंग हुई है? फायरिंग सिर्फ टायरों पे हुई है? फिर पुलिस की जो वैन होती है ना, इसको लॉक किया होता है सर जी। जब कैदी अंदर चले जाती है, गिनती पूरी हो जाती है, 3 वैन्स हैं, इन्हें लॉक कर दिया जाता है और इसकी चाबी किसी एक पास की होती है। 3 वैन्स हैं तो फी वैन्स में आप 5 पुलिस के कांस्टेबल लगा लें, 5 लगा लें, 15 हो गए ना 3 वैन्स में जी। तो क्या उन 15 लोगों ने मुज़ाहमत नहीं की? 20 के मुकाबले में 15 लोग क्या थोड़े थे? ये चीजें जो है ना, ये सवालात जो है बहुत से शक व शुबात जो है उसको जन्म देते हैं। ये चीजें देखने वाली होंगी। और आज जो तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिला है, आप देखें कि खान साहब की दोनों बहनों की जमानत होना, और उसके बाद मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से मामला आज सेट भी हुए हैं, कुछ खराब भी हुए हैं। सेट ये हुए हैं कि वो लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला था और उन पर शक किया जा रहा था, तो उस हवाले से मैं आपको पहले खबर दे देता हूं, उनमें से 99% लोग जो हैं वो क्लियर हो गए। जैन कुरैशी समेत इवन रियाज फितियाना जो बेइंतहा, आपको पता है इनके इलेक्शन सेल के हेड भी वो हैं जी, तहरीक इंसाफ के, और वो इस चीज के बावजूद की प्रेशर क्या इंतहा थी
बेटा उनका गिरफ्तार था और वो किसी सूरत में भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और वो डटे रटे रहे। उनके सबूत इतने मिल गए हैं जिसके बाद इमरान खान ने, बानी तहरीक इंसाफ ने सलमान अकरम राजा को यह हदायत की है कि ग्रुपिंग पैदा करने की बजाय जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको अपने साथ जोड़ें, उन पर शको शुबात वाला मामला खत्म करें। वो जवाब देते हैं तो उस जवाब के बाद इस मामले को खत्म किया जाए। और साथ में जो लोग इसको हवा दे रहे हैं, जो लोग पार्टी के अंदर इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, उनके हवाले से भी बड़ा सख्त तरीन लफ्ज इस्तेमाल किए गए और कहा गया है कि उन्हें भी समझाएं यह किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि ये फैसले हो चुके हैं। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा? इस पे बड़ी चहमगोइयां चल रही हैं। क्या चहमगोइयां चल रही हैं, आप थोड़ा सा समझा दें मुझे, ताकि मैं आपको आपकी मर्जी और तसल्ली के मुताबिक आपको बता सकूं। बात ये चल रही है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब उस तरीके से लीड नहीं करेंगे और हिदायत जो हैं वो बानी पीटीआई से नहीं लेंगे, बल्कि वो हिदायत बुशरा बीबी साहिबा से ली जाएंगी। ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। मैं नंबर एक तो आपको ये बता दूं, और नंबर दो मैं आपको खबर दे दूं कि अली अमीन गंडापुर को बुलवा लिया गया है, पैगाम मोल गया है उन्हें कि आप अडियाला जेल आए और खान साहब से मुलाकात करें। इसको आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप देख लेंगे। बुशरा बीबी के हवाले से कल इतनी खबरें गर्दिश की, किसी ने तो यहां तक कह दिया जनाब वो इजलास की सदारत कर रही हैं, किसी ने यहां तक कह दिया जनाब उन्होंने अलहदा बैठ के कुछ हदायत जारी की हैं। फिर आखिरकार हर खबर की तरदीद हुई और मुझे नहीं समझ आई कि यासिर साहब आपको ये खबर किसने दी है और कहां से आप तक ये खबर पहुंची। मैं आपको ये तस्दीक शुदा खबर कह रहा हूं। ये हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर को यह कहा जाए कि आप KPK की हुकूमत को चलाएं, वहां पर आतिफ खान, वहां पर और कुछ लोग जो हैं उनको यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप जुलूस को जो है वो लीड करें। देखिए पहले MNS को साइड पे रखा गया था, हो सकता है अब किसी भी MNS को साइड पे ना रखा जाए। अब तो MNS को आना पड़ेगा ना, अब तो मुहर्रक कारकुनों को आना पड़ेगा, जो मुतहर्रक कारकुन है अब तो उन सबको सामने आना पड़ेगा। अब तो कोई ऐसी बात नहीं, अभी 27वीं जो आईनी तरमीम है उसमें अभी कोई 2-3 माह लग जाएंगे अगर ये गवर्नमेंट रही तो ये लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है कि बुशरा बीबी लीड करेंगे, हदायत देंगी, या बुशरा बीबी की हदायत पे चला जाएगा, या बुशरा बीबी इस पे मुज़ाहमत या मुदाखलत या कोई भी चीज आप कह लें। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा हम 3 दिन से सुन रहे हैं कि खान साहब की डील हो गई, खान साहब डील के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। भाई जब डील के तहत सारा कुछ हो रहा है तो आज का जो वाकया है ये किस डील के तहत हुआ है? क्या ये भी डील है? ये देखे ना, क्या ये भी डील है? उसके बाद बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, क्या इमरान खान जेल से आ गया जो डील है? क्या इमरान खान की रिहाई हो गई है जो डील है? खान साहब की रिहाई जरूर होनी है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है अवाम को बिल्कुल मुतनफर करने के लिए, अवाम को ये बताने के लिए नहीं जी आप सब जिसको समझते थे डील नहीं करेगा उसने डील कर ली है। ये सिर्फ इस तरह चल रहा है। ना बुशरा बीबी ने कल सियासत में कोई मुज़ाहमत या मुदाखलत की थी, ना अब कर रही है। आपको मैं बता रहा हूं, आप आने वाले किसी दिन भी जब भी प्रोग्राम होगा आप देख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। सही, यानी मुदाखलत ना पहले थी ना भी, और ये मुसद्दिका चीज़ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे असलम गौरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चहमगोइयाँ जो 2-3 दिन से चल रही हैं, जिसके मुताबिक कोई लोग जो हैं वो हैरत ज़दा हैं कि नाम ये तब्दील कैसे हुआ। अब जो हो गया वो तो अच्छे के लिए ही हुआ, किरदार भी जो है
वो मिसाली है और उस किरदार पे कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं है। लेकिन जो माजी करीब में जो हैपनिंग होती रही हैं उसके पीछे जो सिफारिशात थी, जिसकी जानिब से कुछ तफवीज़ किया गया, जिसकी जानिब से कुछ इंडोर्स किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर उसका बायकॉट किया, आने वाले दिनों में क्या होगा, और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बातें चल रही हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से खबर ये गर्दिश कर रही है कि वो कहते हैं कि अगर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये कोशिश करेंगे तो हम उसका रास्ता रोकेंगे। इसकी तायीद होगी या तरदीद होगी, इसी बारे में बात करेंगे। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी साहब, अब सर बातें ये चल रही हैं, जैसा कि आपने कल कहा कि इब्तदाई तौर पे नाम तो मंसूर अली शाह साहब का था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वो था, वोट तो फिर इस तनासुब से जो है वो 4 बन जाते थे आपके, और 4 ही बराबर जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर देखा जाए तो उनके बनते थे। तो फिर ये डेड लॉक बना, क्या हुआ असल में, वहाँ पे सिफारिशात में तब्दीली कहाँ पे देखने में आई? देखिए, ये तो मेरी खुद समझ में नहीं आई कि बिलावल साहब जब हमारे यहाँ मीटिंग में थे, हमने उनसे बात की थी। आपको याद होगा हमारा पहले दिन से जो स्टैंड था वो इस बात पे था कि ये तरमीम किसी शख्स को रोकने के लिए और किसी शख्स के आने के रास्ते को रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी अदारे के लिए नहीं होनी चाहिए, हुकूमत की जरूरत के लिए नहीं चाहिए, या आवाम के लिए होनी चाहिए। तो ये हमारा एक क्लियर स्टैंड पहले दिन से इसी पे स्टैंड पे हम खड़े हुए थे। इसी पे हमने ये सारे तरमीम के ऊपर सारा डेली के बेस के हिसाब से इस पे एक चीज पे हमने गौर फौज किया। 56 क्लास से टोटल, उसमें से 22 क्लास से लेके आए। बिलावल साहब हमारे साथ मीटिंगों में बैठते उठते रहे हैं या दूसरे हुकूमती जराए भी, तो बैठते थे, कभी जिक्र नहीं हुआ। हमने बल्कि बार बार कहते रहे कि जी तब्दीली ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें क्या जरूरत है इससे। तो इस तरह का एक तासर था। और मेरी बात की तस्दीक शायद कल आपको याद होगा बिलावल साहब ने भी की है कि चैनल पे बात करते चैनल पे कि जी मुझे तो मंसूर अली शाह का पास था, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। गो के जायद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका चंद जजों में है जिनका शुमार अच्छे लोगों में होता है, लेकिन ये जो भी हुआ ये हमें समझ से बाहर है। चूंकि इन कैमरा है तो अभी मैं उसका कुछ तबसरा नहीं कर सकूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये कमेटी की जो अंदर की बातें वो इन कैमरा वाले खुद ही आउट कर देते हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ समझ से बाहर है। अच्छा गौरी साहब, आज मौलाना साहब ने कहा कि जो मसवदा हमें दिखाया गया और जो मसवदा पेश किया गया उसमें कुछ तब्दीली थी, ये वादा खिलाफी थी या अचानक तब्दीली थी? नहीं, वो एक तो चीजें थी हमने ठीक करा ली थी जब वो पार्लियामेंट में पेश होने से कबल वो ठीक हो गई थी। शायद कामरान साहब ने भी बताया हो आपको कि वो हमने पेश करने से पहले तब्दील करा ली थी। एक दो चीजें थी तो वो कहते थे सहवन होगी, उन्होंने ये कहा। तो बहरहाल ये हम समझते हैं कि जो चीज तय हो उसी को होना चाहिए। इस तरह फिर बाद में अगर बात होगी तो हमने और आपने मिलकर यहाँ चलना है। अपोजिशन और हुकूमत का चोली दामन का साथ है और आज भी उसी पार्लियामेंट में बैठे हुए, कल भी हम लोगों ने होना है। तो अगर इस तरह से मिसकमिटमेंट होगी तो आगे जाके गाड़ी कैसे चलेगी? तो सर ये मिसकमिटमेंट पहली बार हुई? मैं समझता हूँ हमारे साथ तो बड़ी पुरानी होती आ रही है जी। हम तो MRD में हम कोड़े खाते रह गए, राणा साहब जानते हैं, हम तो कोड़े खाते रह गए। हुकूमत मोहतरमा शहीद बना के चली गई। बिल्कुल, हम दूसरों के भी अपोजिशन में थे और PDM में भी हमने जो कुछ किया और उसके बाद हमें जो कुछ मिला सब आपके सामने हम आती हो गए। आप इसमें तो कोई शक नहीं जी कि देग आपने पकानी है, खाना किसी और ने है, ये इसी तरह होता है। अख्तर मेंगल साहब पर मुकदमा दर्ज हो गया। अख्तर मेंगल साहब पर FIR दर्ज हो गई, आपकी तरफ से बड़ी शदीद तरीन मजम्मत आई और मौलाना साहब ने यह भी कहा कि 27वीं तरमीम का रास्ता रोकेंगे। ख्वाजा सिर्फ 27वीं तरमीम का इशारा दे चुके हैं। जी, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, जी बलूचिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त 10-10, 15-15 दिन वहाँ रोडे ब्लॉक हो जाती हैं और बलूचिस्तान की सूरत बहुत ही हसास है। इस हसास सूरत हाल पे हमने पानी डालना है। हमें तो ये कहा गया था कि इसको ठीक करने के लिए हम फौजी अदालतें बना रहे हैं, जिसपे हमने अपोज किया इसको। तो हमने तो यही कहा कि इस पे पानी डालें, इस आग को ठंडा करें ताकि मामला ठीक हो। लेकिन मैं तो समझता हूँ जो लोगों ने ये FIR कटवाई है इसके ऊपर जनाब मेंगल साहब पर, अख्तर मेंगल साहब पे, तो ये तो उन्होंने उस आग पे पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की है और मैं समझता मुनासिब नहीं है। हुकूमत को फिलफौर इसको वापस लेना चाहिए। इस तरह तो मामला बिगड़ जाएंगे। फिर हुकूमत के पहले ही मैं समझ कंट्रोल में नहीं है, माजरत के साथ।
ऑन एयर कह रहा हूँ, सबको पता है हुकूमत के वहाँ बलूचिस्तान के हालात केपी से भी बदतर हैं, इनके कंट्रोल में नहीं है और उस पर ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत खुद आग से खेल रही है। दूसरी बात जो आपने फरमाई 27वीं अमेंडमेंट वाली, अब ठीक है, हम अमेंडमेंट आएगी, हम देखेंगे अमेंडमेंट में है क्या, लेकिन अगर वही चीजें हैं जो चीजें हमने 26वीं अमेंडमेंट से निकाली है तो फिर इंशाल्लाह फिर बिल्कुल अपोज होगा और ठीक ठाक हम उसके खिलाफ मैदान में खड़े होंगे। हम इतनी आसानी से उसको पास करने नहीं देंगे। अच्छा असलम गौरी साहब, ये बताइए कि क्या पहले ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है कि इब्तदाइया के तौर के ऊपर आधा जो है वो मुसव्विदा लाया जाए, उसके ऊपर इत्तफाक राय करवा लिया जाए, फिर आधा जो है वो बाद में हो? नहीं, हमारे साथ ऐसी कोई, हमारे सामने ऐसी सिलसिले बात आई ही नहीं, ऐसी कहीं भी बात नहीं, इस तक बिल्कुल नहीं हुई बात। ये गलत है। जिसने भी अगर कोई ऐसी बात, मुझे किसी और साथी ने भी पूछा था, ऐसी हमारी सफ़ों में कोई बात नहीं। अगर हुकूमती सफ़ों में कोई ऐसी सोच थी उनकी हो सकती है, हमारी सफ़ों में ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए तो मौलाना साहब ने सख्त अंदाज में उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दी है। अच्छा, क्या आप देख रहे हैं, आप हुकूमत को मुद्दत पूरी करते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम तो कहते हैं जी कि ये फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी हुई है और हम इस असम्बली को हम एहतजाजन इसमें जा रहे हैं कि अगर बैठे तो अपना रोल तो अदा करें। ऐसा ना हो कोई ऐसी चीजें हों जो कल को हमें कौम के सामने शर्मिंदा हों। और हम तो ये चाहते हैं कि फौरन नए इंतखाबात कराए जाएं और साफ और शफाफ इंतखाबात हों। और ये जो शिकवा है तमाम सियासी पार्टियों का, ये शिकवा दूर होना चाहिए कि इस वक्त जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं असम्बली जाली है, जो असेंबली में बैठे हैं वो भी शर्मिंदा से नजर आते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी हुकूमतें नहीं चल सकती, ऐसे हालात नहीं चल सकते। साफ सुथरे अवामी नुमाइंदे आप लाएंगे, अगर अवाम के नुमाइंदे, असल नुमाइंदे हुकूमत में आएंगे, बलूचिस्तान और केपी के भी हालात भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। वहां पर सियासी लोग बैठेंगे, जो लोग वहां के नुमाइंदे होंगे, तो इंशाल्लाह वहां के हालात को संभाल लेंगे। जब अवाम को जवाब के लोग आएंगे तो मईशत भी ठीक करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ साफ और शफाफ इंतखाबात होना चाहिए। जो भी आता है उसको आने दिया जाए। क्यों रास्ता रोका जाता है जी? कभी हमारा रास्ता रोका जाता है, कभी पीटीआई का रास्ता रोका जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अच्छा असलम गौरी साहब, जब आपके मुज़ाकरात हो रहे थे, टर्म्स एंड कंडीशंस तय पा रही थी, तो उसी वक्त उन शराइत के अंदर यह भी शर्त रख दी जाती कि इस सूरत में हिमायत का ऐलान करेंगे कि ये कर लें, इससे आपको जमहूरियत की बेहतरी दिखाई देती है, इसको करने के बाद जो है वो नए इलेक्शन करवाएं। खैर ये उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी, ना हम वहां तक जा सकते थे। और इस वजह सिर्फ चूंकि अमेंडमेंट के हवाले से बात हो रही थी तो उसको हमने अमेंडमेंट तक ही महदूद रखा। अच्छा गौरी साहब, एक चीज जिसपे मौलाना साहब ने हमेशा स्टैंड लिया और ये चीज आपको, आपकी सियासी जमात को जिसने बड़ी तकवीयत दी इस मामले पे, एक तो आपके मैंने एक सेनेटर अगवा हुए जिस पर मौलाना साहब ने कहा, बाकी भी जगहों से यही आवाजें आई, पीटीआई से भी, बेंगल साहब की तरफ से भी। लेकिन इसके बाद जब तरमीम हो गई, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद अब एक आवाज जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से 3 दिन से मुसलसल आ रही है, और वो ये है कि मौलाना साहब को हमने इसलिए साथ रखा कि हम चाहते थे कि तमाम लोग साथ हो, नहीं तो हमारी गिनती पूरी थी। क्या आप लोग ना होते तो गिनती पूरी थी? हाँ, ये बड़े हैरान कुछ बात है। चलो अगर उन्होंने पूरी भी कर ली तो कैसे पूरी कर दी? क्या जो मौजूदा इनके एमएनएज हैं वो डबल हो गए हैं, या उनके यहाँ माजत खां किस तरह वो बढ़ते जा रहे हैं अचानक? कौन सा फार्मूला है? तो फिर इसका मतलब आपको गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरफ तो हम जमहूरियत की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अगर इस तरह भी बात करेंगे तो जो मेरे सियासतदान इस तरह की बात करते हैं वो अपने आप से पूछें कि वो कर क्या रहे हैं, क्या उनको ये जेब देता है इस तरह की बातें करने का? मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि हम किसी को डरा धमका के उससे वोट लें या ब्लैकमेल करके लें या किसी को उसकी पार्टी से जो पार्टी के खिलाफ फैसला करने पर मजबूर करें। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। जो भी ऐसा कह रहे हैं वो दोस्त उसके मुज़म्मरात को नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि इसके असरात क्या होंगे, इसके आगे जाके उनके ऊपर क्या बात। वो समझ रहे हैं कि हमने बड़ी फन्ने-खाई दिखाई और हमारे बंदे पूरे थे, हमने मौलाना साहब पे एहसान किया। हम पे कोई एहसान नहीं किया। हमने 56 क्लासेस को 22 क्लासेस में लाए, हमने कोई हम पे एहसान नहीं है। हमने कौम के लिए सब कुछ किया और हमें उस पर फख्र है। अच्छा असलम गौरी साहब, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि नए इंतखाबात करवा के नई हुकूमत लाई जाए, सभी को मालूम है शर्मिंदा बैठते हैं। आप बताएं कि मौजूदा हालात में जिस तरह आज हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा है, 90,000 से क्रॉस कर गया इंडेक्स और हम तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। आज अगर इंतखाबात कॉल किए जाएं
निगरान हुकूमत आए और फिर इलेक्शन हो जाए। क्या लगता है, आपने भी सियासी करियर अपना पूरा गुजारा है, किसकी विफाक के अंदर हुकूमत होगी? देखिए, मैं एक बात सुन, ये तो अगर मगर वाली बातें तो बात की हम नहीं कहना चाह रहे। इसमें साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, हम इसके कायल हैं। हमने पीटीआई के खिलाफ अगर तहरीक चलाई थी 2018 के इलेक्शन में, पीटीआई के खिलाफ नहीं 2018 के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक चलाई थी, गो उस वक्त हुकूमत पीटीआई की थी, तो उस वक्त भी मकसद यही था साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन 2024 में हमने आके देखा कि 2018 वाले इंतखाबात जो थे वो बहुत अच्छे थे और ये इसमें आके पहले का भी खाना खराब कर दिया, मजीद खराब हो गया। तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी नुकसान है। बाकी ये स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये 25-30 साल से तो हम भी सुन रहे हैं और देखते रहते हैं, कभी ऊपर है कभी नीचे है। यहाँ कर्ज उतारो मुल्क संवारो की कहानी भी एक आपको याद होगी, हमें भी याद है। लोगों ने अपने कानों की बालियां तक उतार के जेवर तक औरतों ने दे दिए थे, तो कहाँ उतरा कर्ज और कहाँ मुल्क संवरा। ये इस तरह की बहुत सी बातें चलती हैं। रोटी कपड़ा और मकान पता नहीं 70 साल से कौम को नहीं मिला। ये कहानियां देना सियासतदानों की पुरानी आदत है। मैं समझता हूँ साफ और शफाफ इंतखाबात और अवामी नुमाइंदे, चाहे किसी भी पार्टी के, मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो आना चाहिए। उसके बगैर इस मुल्क का और कोई हल नहीं है, ना कोई माशाल्लाह हल है, ना कोई अमरियत हल है, ना इस किस्म की डमी हुकूमतें हल है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? फिर मेरा ही वही सवाल है, ये 5 साल पूरे होते आप देख रहे हैं, बड़ी गहरी नजर है आपकी सियासत पे। नहीं, जो हालात है इसमें तो नजर नहीं आ रहे। जिस तरह जो हुकूमत की इस वक्त पोजीशन है और जिस तरह उनके आपस में देखे ना, सिर्फ एक एमक्यू भी नाराज होकर बैठ जाए तो धड़ाम हो जाएगी इनकी। और पीपल्स पार्टी वाले तो वैसे ही कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं है, हम बाहर बैठे हुए हैं और बस सिर्फ हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत हजूर, इससे तो बाप के 4 बंदे बाहर निकल जाए तो हुकूमत बैठ जाएगी। ये इस तरह की हुकूमतें चलेंगी नहीं, ना चल सकती है डिमी हुकूमतें। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा। और इस वक्त देखें केपीके की हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दौरान तनाव कितना है और केपीके के अमन अमान के क्या हालात है, वहां पर इन दोनों हुकूमतों को मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन तनाव की हालत आप देखें क्या सूरत हाल है। तो यही सूरत हाल है जिसकी वजह से मामला दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, मुआशी भी, अमन अमान के भी, और जिसके सारे असरात आवाम पर पड़ रहे हैं, हुक्मरानों पर नहीं पड़ रहे। यानी हुकूमती जमातों से अगर सिर्फ बाप नाराज़ी इख्तियार करते हुए अलहदा हो जाए तो हुकूमत तो उसी वक्त भी गिर सकती है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बेशुमार बातें ऐसी जो 2-3 दिन पहले किसी न किसी सियासतदान के मुंह से होती हैं, 2-3 दिन बाद वैसा रूनमा होना शुरू हो जाता है। और माजी करीब के अंदर बेशुमार पेशीन गोइयाँ होती रहीं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कुछ घंटे। लेकिन उन जो पेशीन गोइयों के आदात व अतवार थे और उसके समरात थे वो वैसे देखने को नहीं मिले, क्योंकि आदात व अतवार तब्दील होते रहे और आदात व अतवार किस दिन पे कितना तब्दील हो जाए ये भी मालूम नहीं पड़ता था। अब ये जो रफ्ता रफ्ता चीज़ें जो हैं वो पत्थर पे लकीर की तरह साबित होती जा रही हैं, इसके पीछे की वजूहात क्या है? क्या गर्मी जो है उसमें कमी हुई है, बर्फ़ पिघली है, और अगर पिघली है तो किस हद तक पिघली है, और अगर ज़्यादा पिघल जाएगी तो फिर उसका क्या जो है असरात देखने को मिलेगा, और अगर ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाए तो फिर तो है वो सैलाब आने के भी ख़तरात होते हैं। इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, अब्दुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, क्या बना ये आईनी तरमीम के बाद कि कुछ ख़बरें जो माजी करीब में चल रही थीं जिसका वैसा नतीजा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब देखने को मिल रहा है? देखिए, एक बात तो तय थी ना ये कि ये तरमीम जो है वो लाना चाह रहे थे काफ़ी अरसे से, और इसमें जो है वो कुछ अदालती ऐसी इस्लाहत थी जिनको मतलब अब पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए मैं कहूँगा कि उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं था कि वो इस्लाहत ना होती, और उस पर बड़ा गौर व खौस हुआ। और आखिर में तो जो सामने सांप आया उसका जो डांग ही नहीं था, उसका डांग ही निकाल दिया गया। तो बिल्कुल सिंपल वो एक किस्म की इस्लाहत आई हैं जिसमें कि थोड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी को थोड़ा सा जानदार बनाया गया है, कुछ जुडिशल कमीशन के अंदर नामजदगियाँ की गई हैं जिससे कि एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो होगा। देखें, बात अब ये करने की है
कि जब जजेस जो है वो कानून साजी करनी शुरू कर दें, जो कि पार्लियामेंट का काम है, और इंटरप्रिटेशन जो है वो फिर थर्ड पार्टी पे छोड़ दें, तो फिर यही होगा। आप 45 साल पुराने माजरत के साथ केस उठा रहे हैं, 45 साल पुराने, और फिर आप उन केसेस पे पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी इस केस के जो लीगल पहलू हैं, जो कानूनी पहलू हैं, हम उनको हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन क्या लेकिन भाई, तुम कौन होते लेकिन करने वाले? जब कानून को नहीं हाथ लगा सकते, या तो आप लीगली बताएं कि इसमें भाई ये खामी थी फलां केस के अंदर, तो फिर तो ठीक है। ऐसे ऐसे केसेस हैं जो कि ओपन एंड शट केसेस थे, उनको खोल दिया गया, जो बंद हो चुके थे उनको खोल दिया गया। तो वो समझ रहे थे कि कोई हमें कोई पूछने वाला ही नहीं, हमारी बादशाहत है, और इस बादशाहत के अंदर सारी राया को जो है वो रहना पड़ेगा। ये जो आप पुराने केसेस की बात कर रहे हैं वो 63 नजर सानी वाले की कर रहे हैं? नहीं, 63 है, उसमें जो है वो 1979 के केसेस उठा लिए थे, जो भुट्टो साहब का केस था, जो लीगल केस था, जिसमें कि यूनानिमस डिसीजन आया था हाई कोर्ट का, स्प्लिट डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, और फिर रिव्यू जो था वो 100% आया था। और फिर खुद जज साहब कह रहे हैं, बेंच फुल बेंच बना के अपने टिकट्स देखने के साथ खुद कह रहे हैं जी कि इसकी कानूनी पहलू जो है वो ऐसे बेहतरीन है कि हम उनको हाथ नहीं लगा सकते। भाई तुम जस्टिस अनवारुल हक साहब, जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ भी नहीं लिया और उनकी जजमेंट को चैलेंज भी नहीं कर सकते, फिर वो केस खोलने की क्या मुझे बताएं कि क्या एक सदारती रेफरेंस है और आपने केस खोल दिया। और केस खोल कर क्या किया? केस खोल कर ये कहा जी कि हम इसको कानूनी पहलू जो है उनको कुछ नहीं कहते, मतलब कि कानूनी तौर पे ये सही हुआ है, लेकिन फलां हो गया, सारी कौम को गुमराह किया हुआ है। और एक पार्टी को खुश करने के लिए कि वो जो है शादियाने बजा रहे हैं कि शायद उस केस के अंदर कोई ऐसी गलती थी जिस गलती की वजह से जो आज उसकी जो है वो इस्लाह होगी। एजाज साहब, आपने बात की, मैं उस रात वो सारी तकारीर सुन रहा था जिस रात तरामीम की रात थी, और मैं आपको देख रहा था असम्बली में, पार्लियामेंट में, कि आप भी अपनी पार्टी की तरफ से तकरीर करेंगे, कुछ सवालात का जवाब देंगे जो डायरेक्ट आपके वालिद साहब के वहाँ पे सरेआम किए जा रहे थे। एक तरफ आप वो सारे हवाले भी दे रहे हैं, एक पार्टी का हवाला भी दे रहे हैं, फिर आपने वोट भी उसको दिया। देखिए, उस पार्टी को तो वोट नहीं दिया मैंने तरमीम को वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और तरमीम मैं समझ रहा था कि उस तरमीम के लिए देखे ना, एक कंसेंसस राणा साहब उसके लिए बनाया गया। उसमें पीटीआई ने 10 की 10 जो स्पेशल कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें मैं भी शामिल था, सारी कमेटी मीटिंग्स में वो बैठे हैं, उन्होंने अपने नुक्ता नज़र को बयान किया है, उन्होंने अपने जो उनकी जो चीज़ें वो चाह रहे थे, जो निकालना चाह रहे थे, उनके बारे में उन्होंने बयान किया है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने, अब ये जो मसवदा सामने आया है, ये तो मौलाना फजल रहमान का मसवदा है, और पहला मसवदा था, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर ये चौथा आया, और इस पे एक कंसेंसस इवॉल्व हुआ। मेरा ख्याल है कि मैंने पहले दिन से ये कह दिया था कि देखें, अगर मैं अपने आप को पीटीआई की जगह रखूं तो मैं कभी भी इसको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं जेल में हूं और मेरी पार्टी जो है वो बाहर बैठी हुई है, तो मैं कैसे उनको इजाज़त दूंगा कि आप जाकर वोट दें। चाहे मैं इसको 100% समझता हूँ कि ये सही काम हो रहा है, और जो ये पीटीआई वाले भी समझ रहे थे कि ये इस्लाहत होनी चाहिए, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी करते रहे। वो स्वाय इसके थोड़ी बहुत कशीदगी होती थी जब पॉलिटिकल मामला सामने आते थे। इनके लीगल पहलुओं पे तो मेरा ख्याल है मुझे तारीफ करनी चाहिए जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की, जो चेयरमैन है पीटीआई के, और अली जफर साहब की, जो कि उनके एक अच्छे वकील हैं, हमारे दोस्त हैं। बड़ा उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, बड़ी अपनी इनपुट दी, कहीं नाराज हुए, कहीं खुश हुए, कहीं बातचीत अपनी आगे बढ़ाई। तो एक किस्म का मैं समझता हूँ इसके अंदर कंसेंसस था। 100% कंसेंसस तो कभी पैदा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी के साथ ये तरमीम हुई है। अच्छा एजाजुल हक साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त जो किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहा है असम्बली के अंदर, वो किरदार उनका अपने तई था या पीछे से
ऑर्डर के तहत था। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं इनके अपने तई इनकी सिफारिशात और थीं और पीछे से हिदायत और थीं। ये मुमकिनात में से कैसे? ये भी देखें ना, आपकी बात सही है। इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी उनको, वो हिकमत की है, तदब्बर की है, पूरा से एक सोच की है, ना के अपने जो मामलात हैं उनको ठीक करने की है, पर ना कि उनको ख़राब करने की है। और मेरा ख्याल में जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको अपनी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। कुछ लोगों के साथ कुछ ज्यादती हुई है तो उस पर भी इज़हार ख्याल करना चाहिए। इसीलिए स्पीकर ने पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी बनाई थी। उसमें 4 चीज़ें रखी गई थी। उसमें लिखा था पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंटेरियंस, रूल्स एंड प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही थी, इसलिए वो हावी हो गई और बाकी चीज़ें पसे पुश चली गई। अब मेरे ख्याल में बारी बारी उनको भी लिया जाएगा और फिर मेरा ख्याल है कि एक मरतबा फिर पीटीआई की जो है वो पार्टिसिपेशन उसके अंदर जो है वो अच्छी खूबसूरती के साथ होगी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अगर 27वीं आईनी तरमीम आई तो हम इस पर शदीद तरीन रद्द अमल देंगे। ख्वाजा सब कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। आपके पास क्या इतला है? मेरे पास भी ये इतला है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी। मैं टाइम फ्रेम तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वादे किए गए थे कि आप इस तरमीम में अगर साथ देंगे तो 140A यानी लोकल बॉडीज़ को मजबूत करने का ये MQM का बड़ा शिद्दत के साथ मुतालबा था। वो कह रहे थे इसी के अंदर तरमीम के अंदर इसको रखें। इसी तरह कुछ मुतालबे ANP के आए हैं, चाहे मैं उससे एग्री करूँ ना करूँ। उन्होंने भी उनको भी यही कहा गया कि जी हम 27वीं आईनी तरमीम के अंदर लेकर आएंगे। तो 27वीं आईनी तरमीम और भी 2-4 चीज़ें हैं जिसका कबल अज़ वक्त होगा अभी जिक्र करना। वो जो 2-4 जो और चीज़ें हैं इस तारे के तौर पे बता दें, उसमें वो दांत होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इसमें दांत की बात नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उस ज़ाती तौर पर होनी चाहिए। हो सकता है कि पूरी पार्लियामेंट से इत्तेफाक ना करें, सियासी जमातें इत्तेफाक ना करें। मैं समझता हूँ कि कुछ कदगन लगा कर जो हमारी दहशतगर्दी है इसके खिलाफ जो इकदाम होने हैं, क्योंकि अदालतों से तो वो फैसले हो नहीं सकते, ना उन्होंने ये करने हैं, ना फिटनेस वहाँ पर आते हैं। तो उस हद तक मैं समझता हूँ जिसमें कि सियासतदानों को पकड़ा ना जाए, उनको उसके अंदर घसीटा ना जाए और चीज़ें कदगन लगा कर वो तरमीम ज़रूर आनी चाहिए। और एक और तरमीम थी कि जो फौजी तनसीबात वगैरह हैं आइंदा उन पर अगर हमला होगा तो लाजमी बात है उसको भी मतलब उसके अंदर भी तरमीम के अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, आपका अंदाज़ा क्या है? चले वो 27वीं तरमीम आएगी, देखा जाएगा। 27वीं के बाद मेरी इत्तला के मुताबिक 28वीं तरमीम भी आनी है। आप मौजूदा सियासी सिनेरियो में इन हाउस तब्दीली कोई देख रहे हैं? देखिए, इन हाउस तब्दीली की कोई मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही इस वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, PMLN बड़ी पार्टी है। दोनों का आपस में मतलब एक किस्म का इत्तेफाक है और दोनों जो है वो मिलकर आगे चल रहे हैं। ये 2 जमातें हैं जिन्होंने फैसला करना है और फिर MQM भी अब 19 सीटें उनके पास भी हैं। तो ये है जो तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन तब्दीली तो तब लाए ना जबकि कोई ऐसे नज़र आ रहा हो कि हुकूमत जो है वो चल नहीं रही। फिर यही जमातें जो है आपस में बैठ कर कोलिशन पार्टनर जो है वो फैसला करें जी नहीं ये नहीं चला सक रही पार्टी तो फिर ये पार्टी चलाएगी। लेकिन बात ये कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। चले एक इजाफा कर ले इजाज भाई एक इजाफा कर लें, क्या डील या डील हो रही है? देखें, अब ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। मैं डील की बात नहीं कर रहा, मैं हिकमत की बात कर, तदब्बर की बात कर, पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि डील ना मैंने करनी है ना आपने करनी है, करवानी है ना करनी है, ना मैं ये मेरे कहने से ये डील होनी है। डील उनके कहने से होनी है जो डील, इसको डील कह लें या हिकमत कह लें आप, कि जिन्होंने ये करनी है। मैं माजी की कई दफ़ा निशानदेही कर चुका हूँ, ये बात कर चुका हूँ
कि 1999 से लेके 2002 तक, यानी तकरीबन 2-2.5 साल थे, जब तक उस वक्त के जो कैदी नंबर जो भी थे, 804 तो नहीं थे लेकिन 408 कह लें या जो भी, उन्होंने फैसला नहीं किया कि भाई हाँ मुझे अब काफ़ी हो गया, बातचीत करनी चाहिए, तो बातचीत महीने के अंदर अंदर होकर वो बाहर भी चले गए थे। तो ये फैसला मैंने नहीं करना, ना आपने करना, ये उन्होंने करना है जो समझते होंगे कि हमें बात करनी चाहिए। अच्छा एजाज साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब का बैरून मुल्क क़याम जो है वो तवील होगा या मुख्तसर दौरानी है? मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा तवील होगा, कि मेरी मुख्तसर सी उनसे गुफ्तगू हुई थी जाने से पहले। तो उन्होंने कहा था कि मैं कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ। उनके दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी अहलिया की उन्होंने ताज़ियत करनी थी जो फौत हो गई हैं। तो बहुत पुराने दोस्त हैं, उनको मैं भी जानता हूँ, 1990 से तो मैं जानता हूँ उनको। तो एक उन्होंने जाना था, फिर शायद रास्ते में अपने चेकअप वगैरह के लिए रुके। मेरा ख्याल है कि विदिन कह तो नहीं सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर वो वापस आ जाएंगे आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया एजाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शकील अताब विर्क ने हमें ज्वाइन किया है। शकील अताब विर्क साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शकील साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इबहाम पाए जा रहे हैं कि बहुत सारे करीबी लोग, यानी इस वक्त जो सियासी पंडित हैं जिनकी आजकल पेशीन गोइयाँ बड़ी काम आ रही हैं, वो कहते हैं जी खान साहब के जो कपड़ों से ज़्यादा करीब रहे हैं उनकी तरफ से बातें सुनने को मिलेंगी, ये किस तरफ को इशारा कर रहे हैं या फिर प्रोपेगेंडा है जो इम्पोज किया जा रहा है PTI के ऊपर? यासर साहब बहुत शुक्रिया। राना अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो यासर साहब वालेकुम अस्सलाम। जो मर्जी कुछ कर लेना, ये देखें यहाँ जितनी भी बातें अफवाहें हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि वोट है खान साहिब का। खान साहिब के बगैर ना तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, ना कोई दूसरा, ना किसी का कोई भी, ये जो कपड़ों के करीब कहते हैं, किसी का ना तो कोई अमल दखल है, ना ही वो किसी को कोई किसी की बात मानता है। सिर्फ इमरान खान साहब का जो हुक्म होना है ना, उसके मुताबिक आगे तहरीक इंसाफ ने चलना है। शकील अताब विर्क साहब, चौधरी परवेज लाई साहब से आपकी मुलाकात हुई। चौधरी परवेज लाई साहब दोबारा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, कब तक वो आकर अपना वो रोल अदा करेंगे जो हमेशा उनका रोल होता है? देखिए राना साहब, चौधरी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उनको थोड़ा सा आराम की जरूरत थी। और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे चौधरी साहब की क़यादत में, चौधरी परवेज लाही और चौधरी मुनस लाही साहब की क़यादत में डट कर खड़े हैं। आपको पता है कि चौधरी साहब की जो इस पोजीशन में जिस तरह चौधरी साहब के साथ जबर और जुल्म किया गया, तो इसके बावजूद वो खान के साथ खड़े हैं, हक और सच के साथ खड़े हैं। देखिए राना साहब, खान जो है वो अपने लिए जेल में नहीं बैठा, वो इस अवाम के लिए, इस कौम के लिए, मैं समझता हूँ उम्मत मुसलमान के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। शकील साहब, बड़ी बातें चल रही हैं इन दिनों में कि तहरीक चलेगी और मुनज़्ज़म तहरीक पंजाब से चलेगी। वो तहरीक किस ज़मन के अंदर चलनी है, कितने दिनों के लिए चलनी है और उसके इम्पैक्ट से क्या तवक्कुआत है? देखिए यासर साहब, इन्होंने अपनी चोरी छुपाने के लिए जो भी ये अमल करेंगे ना, अपनी चोरी छुपाने के लिए, फार्म 47 को छुपाने के लिए, सब कुछ अपना छुपाने के लिए, देखें जो भी ये अमल करेंगे, ये इंशाअल्लाह ताला उससे रुसवा होंगे, बदनाम होंगे। और ये जो तहरीक है ना, ये अब किसी लीडर ने नहीं चलानी, ये तहरीक ना किसी लीडर के बस में है। ये तहरीक का इमरान खान के वर्करों की, इमरान खान के साथ मोहब्बत की ये तहरीक खुद अवाम ने चलानी है। जिस अवाम के लिए वो जेल में बैठा है, उस अवाम ने चलानी है। तो जब अवाम तहरीक चलाती है ना, फिर वो रुकती नहीं होती यासर साहब, फिर उसको रोकना नामुमकिन होता है। तो कब तक आप इस तहरीक को चलता हुआ देख रहे हैं, जो यासर साहब पूछ रहे हैं,
क्या नवंबर या इससे भी आगे? इंशाल्लाह ताला राना साहब ये नवंबर में सब इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। ये डील सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखे जिससे डील करनी है वो जेल में बैठा है। किस बात की डील करनी है इन लोगों ने? क्या वो उसने कोई फॉर्म 47 चलाया है? क्या उसने इलेक्शन चलाया है? क्या उसने कौम का पैसा खाया है? क्या उसने जुल्म और जबर बर्दाश्त किया? इस बात की डील, किस बात की डील करनी है? कोई ऐसी बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आवाम के आगे सिलेंडर कर चुके हैं। बिल्कुल ये जो अपने हाथ पांव चला रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपनी हुकूमत को बचा लें, लेकिन अल्लाह के करमो फजल से कभी जबर और जुल्म की चीजें नहीं चली। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करमो फजल से जो भी खान पे बात करेगा वो रसवा और जलील होगा इंशाअल्लाह ताला। शकील साहब, माजी करीब के अंदर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होता रहा कि मकामी क़यादत जो है या सीनियर लीडरशिप जो है वो माइनस हो जाती है, वो बैठ जाती है, कारकुनान सिर्फ बाहर निकलते हैं, वो खुद नज़र नहीं आते। गिरफ्तार भी कारकुनान होते हैं। अगर क़यादत गिरफ्तार होती है तो अगले दिन उनकी रिहाई हो जाती है। कारकुनान जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जेल में चले जाते हैं, जिसको इस वक्त मौजूद बहस बना के सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा था कि हम क्यों जो है वो इस वक्त उठें और डी चौक चले जाएँ, पूरी तैयारी से आएंगे। ये लीडरशिप के ऊपर जो छाप लग रही है उसकी वजह क्या समझते हैं? यासर साहब देखे, पहली बात तो खान साहब ने ये कहा था कि आपने अपने MNA जितने भी हैं उनको महफूज करना है। या जिस वक्त ये डी चौक वाला वाकया हुआ था ना, सारे MNA जो है ना वो KP हाउस में बैठे हुए थे या KP के बैठे हुए थे। इस वजह से जो क़यादत है वो कारकुनों के साथ नहीं थी। लिहाजा जो इंसिडेंट वो हुआ था डी चौक वाला, मेरा ख्याल कहता है कि इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इस पे पूरी क़यादत देखे, खान साहब की जितनी भी टीम है ना, जितनी भी टीम है, ये सब हम लोग सब खान साहब की वजह से हैं। और खान साहब का जो भी हुक्म होना है इस क़यादत में, बेशक कोई नरमी दिखाए, बेशक कोई सख्ती दिखाए, किसी का लहजा होता है। देखे ना कि कोई किसी को आप ये एक बात कहे किसी के बंदे को कि आपने ये चीज बॉर्डर क्रॉस करना है, वो बॉर्डर क्रॉस करने जोगा ना भी हो तो वो कम से कम जितना है उतना तो करे ना। इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि ये तहरीक जो है अब रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये जरूर अब इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए इंशाअल्लाह ताला तुलू होगी। तो शकील साहब, हम ये यकीन रखें कि नवंबर में तहरीक चल रही है? जी इंशाअल्लाह ताला राना साहब, नवंबर में तहरीक भी चल रही है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज लाई साहब आपको लीड करते नजर आएंगे। नवंबर में इस तहरीक का आगाज़ होगा। चौधरी परवेज लाई साहब उसे लीड करते हुए दिखाई देंगे। और माजी करीब के अंदर ये हिदायत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी कि वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जो है वो मकामी क़यादत या सीनियर क़यादत जो है वो सड़कों पर नाल के लिए। बहुत शुक्रिया शकील अताब विर्क साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। मेरी और राना साहब से आपकी दोबारा मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।